हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। कम्युनिकेबल डिजीज हम पढ़ रहे थे, इसी के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कम्युनिकेबल डिजीज में ही लेप्रोसी, जिसे हम कुष्ठ रोग के बारे में के नाम से भी जानते हैं। और यह जो डिजीज है यह एक सोशल डिजीज के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर आने वाले सारे के सारे एमसीक्यू, जैसे एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, लेप्रोसी के अंदर कौन सी नर्व का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, तो आंसर होता है पेरिफेरल नर्व थिकनिंग, यानी कि पेरिफेरल नर्व को मोस्टली प्रभावित करता है लेप्रोसी। दूसरा एमसीक्यू यहाँ से बनता है कि इसका मेन लक्षण क्या होता है। हाइपोपिगमेंटेड स्किन रैशेज इसमें देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हमारी त्वचा का नजर आता है और एक चकदा सा बन जाता है, जिसे हम कुष्ठ के रेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मल्टी ड्रग थेरेपी किस के इलाज में काम आती है, एमडीटी, तो भी जवाब होगा लेप्रोसी। ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं जो यहाँ से पूछे गए हैं और आने की संभावनाएं रखती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस डिजीज को, लेप्रोसी को। सबसे पहले हम बात करें तो इसके नाम के ऊपर, इसके अन्य नाम, इसे किन किन और नामों से जाना जाता है, तो मैं बोलना चाहूँगा ऑल्सो कॉल्ड एस, जिसके और भी नाम हैं, ऑल्सो कॉल्ड एस। इसके क्या क्या और नाम हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसके दो और नाम होते हैं। पहला इसका नाम है हैंसन डिजीज, इसी का नाम है हैंसन डिजीज। क्या कहते हैं हम उसे? हैंसन डिजीज। इसका नाम होता है हैंसन डिजीज। दूसरा इसका नाम है सोशियल डिजीज, बोले तो सोशियल डिजीज। याद रखना, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर की बात करें तो टीबी होती है, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। लास्ट जो 3 लेक्चर हमारे गए हैं वो टोटल ट्यूबरक्लोसिस पर आधारित थे। उसमें हमने कहा था बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, जो गरीबी को इंडिकेट करता है, इसलिए हम टीबी को बोलते हैं बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। लेकिन वहीं जब अगर सवाल आता है सोशल बीमारी, सामाजिक बीमारी किसे कहते हैं, तो जवाब होगा लेप्रोसी। चलिए दोनों का कारण भी हम बता देते हैं, ऐसा क्यों। तो ध्यान दीजिएगा, हैंसन डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि यह डिस्कवर्ड की गई थी एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम हैंसन था, यानी कि डिस्कवर्ड बाय व्यक्ति का नाम था डिस्कवर्ड बाय गरहार्ड हेनरिक आर्म्योर हैंसन। कब डिस्कवर्ड किया? सन 1873 में। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं इसका नामकरण। मैंने कहा इसका नाम है हैंसन डिजीज, तो बताया हैंसन क्यों कहा जाता है, तो मैंने कहा है इसको डिस्कवर्ड किया गया था गरहार्ड हेनरिक आर्म्योर हैंसन के द्वारा। यह डॉक्टर साहब हैं, यह डॉक्टर थे और इन्होंने इसे डिस्कवर्ड किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है हैंसन डिजीज। तो याद रखना है कि यह जो डिजीज थी यह डिस्कवर्ड हुई डॉक्टर गरहार्ड हेनरिक आर्म्योर हैंसन के द्वारा सन 1873 में यह डिस्कवर्ड हुई थी। क्लियर है? दैट्स व्हाई कॉल्ड द हैंसन डिजीज। याद रखना है, लेप्रोसी को हैंसन डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस महानुभाव ने डिस्कवर्ड किया था उनके नाम का अंतिम अक्षर हैंसन था और 1873 में डिस्कवर्ड कर लिया था। चलिए यहां तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सोशल डिजीज को। भाई सोशल डिजीज क्यों कह दिया? क्योंकि यह क्या इंडिकेट करता है, तो बताना है, यह इंडिकेट करता है सोशल स्टिग्मा, सोशल
स्टिग्मा इंडिकेट करता है। सोशल स्टिग्मा बोले तो सोशल आइसोलेशन, बाकी लोगों से दूर रहना पड़ता है कुष्ठ रोग में। तो बताना है यहाँ क्या नजर आएगा, तो आपका जवाब होगा सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन यहाँ रहता है। क्लियर है? सोशल आइसोलेशन यहाँ देखने को मिलता है। तो 2 पॉइंट बताए, दोनों क्लियर हुए। नाम है हैंसन डिजीज, हैंसन ने डिस्कवर्ड किया। सोशल डिजीज क्योंकि सोशल स्टिग्मा देखने को मिलता है, यानी सोशल आइसोलेशन पाया जाता है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं इसे, छुआछूत की बीमारी, क्योंकि यह सोशल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकती है। इसलिए सोशल स्टिग्मा बोले तो लोगों को आइसोलेट रखना पड़ता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से मिलना, उसकी वस्तुओं को इस्तेमाल करना, इस पर पाबंदी रहती है। इसलिए क्या कहते हैं कि इट इज ए सोशल स्टिग्मिक डिजीज या सोशल स्टिग्मा शो करने वाली डिजीज होती है, इसलिए इसे सोशल डिजीज या हैंसन डिजीज कहा जाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिएगा नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसी पोर्शन पर, और बात हम कर रहे हैं एजेंट को लेकर। किसको लेकर हम बात करने वाले हैं? एजेंट। चलिए इसका एजेंट बताओ जिसके द्वारा यह होता है, तो आपका जवाब होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा आपकी लेप्रोसी होती है। एजेंट का नाम क्या है? जवाब देंगे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या है ये? तो फिर बताना है, यह आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यानी कि यह एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जैसे होता है टीबी के लिए, वैसे यहाँ है माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है लेप्रोसी का। चलिए बात करते हैं आगे, और एक इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बता रहा हूं, इंटरनेशनल लेप्रोसी डे। इंटरनेशनल लेप्रोसी डे, जैसे एड्स डे बनाते हैं, टीबी डे बनाते हैं, वैसे इंटरनेशनल लेप्रोसी डे, इंटरनेशनल लेप्रोसी डे 30 जनवरी को बनाया जाता है। 13 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल इंटरनेशनल लेप्रोसी डे। क्लियर है? इसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लें, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? तो याद रखना है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 3 से लेकर 5 साल। 3 से लेकर 5 साल हो सकता है, लेकिन याद रखना है इसका जो समय है वह अप टू 10 ईयर भी जा सकता है। अप टू 10 ईयर, 10 साल तक जा सकता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। नॉर्मली तो 3 से 5 साल है, लेकिन 10 साल तक प्रोग्रेस कर सकता है। लेप्रोसी डे 30 जनवरी, और एजेंट का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करें इसके सोर्स के बारे में। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या रहने वाला है? ध्यान दीजिएगा, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो होता है उसमें एक तो मल्टी बेसिलरी वाले पेशेंट, टीबी के इसका लेप्रोसी आप पढ़ोगे, उसके टाइप आएंगे पोसी बेसिलरी, मल्टी बेसिलरी। तो मल्टी बेसिलरी, मल्टी बेसिलरी, मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी पेशेंट, यह वे पेशेंट हैं जो इस बीमारी को ट्रांसमिट करेंगे, यही इसके सोर्स के रूप में काम करेंगे। अब इन व्यक्तियों का क्या क्या चीज, तो याद रखना है इन पर्सन का सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमनली मैं बात करूं तो वह होगा नेजल सिक्रेशन। नेजल सिक्रेशन, इनका नाक का सिक्रेशन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और अगर मैं तुलना के हिसाब से बात करूं तो मैं बोलूंगा कि जो मल्टी बेसिलरी वाले व्यक्ति हैं
उनके 1 ml नेजल सिक्रेशन में लगभग 10 से 20 लाख की संख्या में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मतलब 1 ml जो नेजल सिक्रेशन है उसमें लगभग 10 से 20 लाख बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो इस बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा और हो सकता है बॉडी के सिक्रेशन। बॉडी के सिक्रेशन में भी यह पाया जाता है। और यह किन में मिलेगा, तो फिर जवाब देना है आपको। एक प्रकार की टाइप है मल्टीबेसिलरी का ही, इन लेप्रोमेटस लेप्रोसी। इन लेप्रोमेटस लेप्रोसी। लेप्रोमेटस लेप्रोसी के जो मरीज होते हैं उनके बॉडी के सिक्रेशन में भी यह पाया जाता है। तो इनके बॉडी के सिक्रेशंस और नेजल सिक्रेशन, पर्टिकुलरली मैं बात करूं मल्टीबेसिलरी के, उनमें 10 to 20 लाख बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बॉडी के सिक्रेशंस और इनका नेजल सिक्रेशन जो है उनके अंदर सोर्स के रूप में काम करेंगे, जिससे यह बीमारी एक बीमार व्यक्ति से दूसरे सामान्य व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकती है। तो दिस इज अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। बॉडी के सिक्रेशन और स्पेशली नेजल सिक्रेशन आपको याद रखना है किनका, तो मल्टीबेसिलरी का, जो मल्टीबेसिलरी वाले मरीज है उनका। अब बात कर लें मोड ऑफ ट्रांसमिशन को लेकर। बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट कैसे होगी, तो सबसे पहला तो आएगा ड्रॉपलेट के द्वारा। किसके द्वारा होती है, ड्रॉपलेट के द्वारा। ड्रॉपलेट्स के द्वारा ट्रांसमिशन इसका देखा जाता है। इसके अलावा सेकंड, ड्रॉपलेट के अलावा यह स्किन के द्वारा भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो जवाब देंगे हम डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट के द्वारा, डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट के द्वारा, डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट के द्वारा, या क्लोज स्किन टू स्किन कांटेक्ट, बिल्कुल चिपक गए पास में, तो क्लोज स्किन टू स्किन, इसके द्वारा भी ट्रांसमिट हो सकती है। इसके अलावा वुंड जो सिक्रेशन है उनसे भी हो सकती है, वुंड सिक्रेशंस। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो इस डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। पहला ड्रॉपलेट, दूसरा डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट, क्लोज स्किन कांटेक्ट, वुंड सिक्रेशन के द्वारा। इसके अलावा आपका प्लेसेंटा के द्वारा, यानी ट्रांसप्लेसेंटल आप कह सकते हैं, ट्रांसप्लेसेंटल हो सकता है। ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा ट्रांसमिट हो सकती हैं, ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा। तो बॉडी के सिक्रेशन आ गए। अब बॉडी के सिक्रेशन में एक बात याद रखनी, सभी में नहीं होता, जैसे मैंने कहा था आपको, केवल लेप्रोमेटस लेप्रोसी में। तो इन यह नजर आएगा, इन लेप्रोमेटस लेप्रोसी, लेप्रोमेटस लेप्रोसी पेशेंट में। लेप्रोमेटस लेप्रोसी की जो पेशेंट हैं उनमें ट्रांसप्लेसेंटल और ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा भी ट्रांसमिशन देखा गया है। इसके अलावा इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकता है, बोले तो आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स, कीट मकोड़े, इनके द्वारा भी ट्रांसमिट यह हो सकती है। और एक आपका जेनाइटली भी हो सकता है, जेनाइटल यानी जेनेटिकली ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं, जेनेटिकल ट्रांसमिशन। तो जेनेटिकल ट्रांसमिशन भी हो सकता है और यह आपका HLA मार्कर के रूप में काम करता है। HLA मार्कर, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन मार्कर, किसके रूप में काम करेगा, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन मार्कर के रूप में काम करता है। HLA का मतलब है ह्यूमन ल्यूकोसाइट, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मार्कर, इसे हम बोलते हैं HLA मार्कर। तो दिस इज अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखिएगा क्या क्या हमने बात की। ड्रॉपलेट के द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट के द्वारा, स्किन पे कोई कट है तो ट्रांसमिट हो सकता है,
क्लोज स्किन कांटेक्ट, बिल्कुल आपने हाथ मिलाया, गले लगा, हगिंग की तो ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए सोशल आइसोलेशन होता है। वुंड सिक्रेशन के द्वारा, कोई कट है उस सिक्रेशन बाहर निकला तो भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। ट्रांसप्लेसेंटल या ब्रेस्ट मिल्क, सभी में नहीं। लेप्रोमेटस लेप्रोसी जो कि एक प्रकार का टाइप होता है मल्टीवेसिलरी का, इसमें देखा गया है। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स के द्वारा बोले तो इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है, और जेनेटिकली बोले तो HLA मार्कर के रूप में काम करेगा, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये सारे ऐसी चीजें हैं जिससे यह बीमारी एक बीमार व्यक्ति से यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकती है। दिस इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एजेंट की बात कर लिए, इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लिए, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात कर लिए हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर चुके हैं, बीमारी के नामों को डिस्कस कर चुके हैं, किसने डिस्कवर्ड किया वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो लेप्रोसी होती है उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की मैं बात कर रहा हूं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या क्या लक्षण यहां देखने को मिलेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट MCQ यहां सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि लेप्रोसी किसको प्रभावित करती है, सवाल आया हुआ है, याद रखना है। तो आपको याद रखना है लेप्रोसी अफेक्ट पेरिफेरल नर्व। कौन सी नर्व को प्रभावित करती है? तो जवाब देना है आपको पेरिफेरल नर्व। कौन सी नर्व को? पेरिफेरल नर्व को प्रभावित करती है। कौन सी नर्व को? पेरिफेरल नर्व को। तो बताना है कि पेरिफेरल नर्व, कौन सी नर्व? पेरिफेरल नर्व जो होती हैं वह मुख्यतः प्रभावित होती हैं लेप्रोसी में। अब चलिए लक्षणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात हम मेन लक्षणों की बात करें, फर्स्ट कंप्लेंट की बात करें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल देखने को मिलना ही चाहिए, वह कंप्लेंट क्या होगी? तो आप बोलोगे यहाँ पर कंप्लेंट में नज़र आएगा आपको कंडीशन नंबर फर्स्ट। पहली कंडीशन जब नज़र आएगी तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर हाइपोपिगमेंटेड स्किन पैचेज नज़र आते हैं। हाइपोपिगमेंटेड मतलब जो स्किन का कलर है उससे थोड़ा हल्का कलर, हाइपोपिगमेंटेड स्किन पैच। आपकी बॉडी पर कुछ ऐसे चकदे बन जाएंगे जो आपकी त्वचा से हल्के हैं। आपकी जो कलर है उससे थोड़ा गोरा कलर नजर आएगा किसी पर्टिकुलर जगह पर। देखा करो बॉडी में कुछ धब्बे धब्बे से बन जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि कहीं से कुष्ठ तो नहीं हो गया। क्लियर है? दूसरा और क्या नजर आएगा? लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, LOS आगे काम आता रहेगा, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ही डील करूंगा। LOS लॉस ऑफ सेंसेशन। अब देखिएगा सेंसेशन का लॉस भी अलग अलग प्रकार के सेंसेशंस होते हैं। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। कभी आपने मौका मिला हो तो इस ऐसे मरीजों को देखने का, जयपुर में जो आपकी टनल है, घाट की गोनी वाला टनल, उसे क्रॉस करते ही जयपुर में कुष्ठ रोग का हॉस्पिटल है और उसमें मरीज एडमिट रहते हैं। अगर वहाँ आपको मौका मिले देखने का तो जब डायग्नोज किया जाता है तो वहाँ एक मैडम है, चौधरी है वो डॉक्टर, वो मैडम उन्हें जब असिस्ट करती है तो उनकी स्किन के ऊपर वह उसका क्या चेक करती है? सेंसेशन चेक करती है कि वो उसको अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा। बॉडी के चकदे तो हैं, अब भाई चकदे तो स्किन की अन्य बीमारियों में भी हो सकते हैं। इसके बीच है आपका इम्पिटिगो है, बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं स्किन की बीमारियां जहां पर चकदे नजर आ सकते हैं। अब क्लियर करना पड़ेगा कि कहीं लेप्रोसी ही तो नहीं है, तो इसके लिए आपको सेंसेशन चेक करना पड़ेगा। अगर सेंसेशन है इसका मतलब उसे और कोई बीमारी है, स्किन की बीमारी है, लेप्रोसी नहीं है। अगर सेंसेशन लॉस हो गया दैट मीन्स अब आप कह सकते हैं कि वास्तव में उसे लेप्रोसी की बीमारी है। तो वह क्या चेक करती है? सेंसेशन चेक करती है। हाइपोपिगमेंटेड स्किन पैचेस तो अन्य बीमारियों में भी नजर आ सकते हैं, स्किन की बीमारियों में, लेकिन अगर लॉस ऑफ सेंसेशन नजर आ रहा है इसका मतलब नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, आप डेफिनेटली कह सकते हैं लेप्रोसी का शिकार हो चुका है। तो इसमें क्या क्या चेक करते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो लॉस होगा वह लॉस किसका होगा? तो आप बोलोगे टेम्परेचर का। आपको एक गर्म वस्तु से छुआ जाएगा, जिसको यह हो रखा है उसे अनुभव नहीं होगा। उसके बाद में टच, हाथ लगा के महसूस करेंगे। अब एक बात और याद रखना, चेक करते समय ऐसे मत करना
व्यक्ति की आंख खुली हो और आप उसको गर्म वस्तु उसके सामने गर्म करके लाए और यो रख रहे हो तो वो बता देगा अनुभव हो रहा है। व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है ना, बचना चाहेगा, वो क्यों बोलेगा मेरे को कुष्ठ रोग है। तो आप बोलोगे अपनी आंखें बंद कर ली हैं, आप आंखें बंद करने के बाद गर्म वस्तु उठाओ, पहले वहां टच करो जहां स्किन नॉर्मल है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे आपने, यह आपकी बॉडी का सरफेस है और ये चकदा बना हुआ है। आपने क्या किया है, आंखें बंद बुंदवा ली उस व्यक्ति से पहले तो, और मानो ये गर्म वस्तु का कोई चीज है, आपने पहले यहां टच किया तो उसको गर्म लगेगा, स्किन नॉर्मल है, आपने यहां टच किया और बोला हाँ गर्म लग रहा है मुझे। फिर आपने धीरे धीरे यहां ले गए, यहां ले जाने के बाद उसे कोई अनुभव नहीं हो रहा, इसका मतलब उसके तापमान का अनुभव नहीं हो रहा है। सेम ऐसा ही फिर टच का, आप यहां टच करोगे कि कोई तेरे को महसूस हो रहा, हाँ जी मेरे लग रहा है, आप हाथ लगा रहे हो मेरे, यहां टच करने के बाद उसे अनुभव ही नहीं होगा। इसका मतलब टेम्परेचर का लॉस, फिर टच का लॉस, फिर उसके बाद में किसका लॉस होगा, तो उसके बाद में इसका लॉस हो जाएगा आपका पेन का। आप चिमिटी मारो, यहां दबाओ नुकीली चीज से, यहां दर्द होगा लेकिन यहां दर्द नहीं होगा। तो और फाइनली सबसे लास्ट के अंदर उसको प्रेशर का भी नहीं होगा। अगर आप दबाओगे ना तो उसे प्रेशर का अनुभव भी नहीं होगा। ये सारे के सारे लॉस हो जाते हैं, टेम्परेचर, टच, पेन और प्रेशर का लॉस हो जाता है इस पर्टिकुलर लीजन पर। मानो फॉर एग्जांपल मैं कहूं यह एक लेप्रोसी का क्या है, पैच है, यह एक लेप्रोसी पैच है और इस लेप्रोसी पैच पर इस पर्टिकुलर जगह पर इन सभी चीजों का अनुभव नहीं होगा। तापमान का अनुभव नहीं होगा, गर्म वस्तु छूने से, ठंडी वस्तु छूने से, टच का अनुभव नहीं होगा, पेन का अनुभव नहीं होगा और प्रेशर का अनुभव नहीं होगा। यह इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसे स्किन की बीमारी नहीं है, इसे लेप्रोसी हो गई है। इसके अलावा और क्या नजर आएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आप बोलोगे पेरिफेरल नर्व थिकनिंग, पेरिफेरल नर्व थिकनिंग नजर आएंगी, पेरिफेरल नर्व थिकनिंग नजर आएगी, पेरिफेरल नर्व थिकनिंग। तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति की केयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका मानो उसके हाथ में लेप्रोसी हो गई और उसने किसी गर्म वस्तु को छू लिया, बिल्कुल गर्म है, उसे अनुभव ही नहीं हो रहा और जल गया बेचारा पूरा। क्लियर है, जब व्यक्ति चल रहा है उसके मानो पैरों में लेप्रोसी हो रखी है और उसके कोई कांटा चुभ गया और वो चल रहा है, खून बह रहा है, उसे अनुभव ही नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशल स्लीपर भी यूज करते हैं, गवर्नमेंट वाले देते हैं, प्लास्टिक की स्लीपर्स आती हैं, अलग ही चप्पलें पहनते हैं वो, जिनके अंदर से पत्थर और ये आपके जो कांटे वगैरह वो अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। तो उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है इन लोगों को, क्योंकि इन्हें अनुभव नहीं हो रहा। अरे हम गर्म वस्तु को छूते तो हमारा रिफ्लेक्स काम करता है, हम हटा लेते हैं, हमें दर्द होता है हम हाथ हटा लेते हैं, इसे कुछ अनुभव ही नहीं होगा, इसे ठंडे का, गर्म का, चुबारा का अनुभव नहीं हो रहा बॉडी पर। इसका मतलब अगर आपने उसका केयर नहीं किया तो वो किसी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसलिए इनको स्पेशल अटेंशन की वाली केयरों की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग तो हॉस्पिटल में ही एडमिट रहते हैं, वहीं उनकी केयर की जाती है। तो पेरिफेरल नर्व थिकनिंग दूसरा यहां नजर आने वाला है। इसके बाद आपको नजर आएगा कुछ रेस भी बन सकते हैं, लार्ज मैक्यूलोपैपुलर रेसेज, लार्ज मैक्यूलोपैपुलर रेसेज, लार्ज मैक्यूलोपैपुलर रेस भी नजर आ सकते हैं। और ये कहां कहां रहेंगे, तो यह नजर आ सकते हैं आईज के ऊपर, आईलिड पर नजर आ सकती हैं, आईब्रो पर नजर आ सकते हैं, फेस पर नजर आ सकते हैं। इन सभी जगह पर आपको लार्ज मैक्यूलोपैपुलर रेसेज नजर आ सकते हैं। दिस इज अबाउट द सम क्लिनिकल फाइंडिंग्स दैट यू कैन सी इन ए पेशेंट सफर्ड फ्रॉम ए लेप्रोसी। एक मरीज जो लेप्रोसी का शिकार है उसमें ये सारे लक्षण आप देख सकते हैं। याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू मैंने आपको सामने रखा है वह कौन सा होगा, तो आपका जवाब रहने वाला है जो मैंने सबसे पहले बताया आपको, ये वाला, हाइपोपिगमेंटेड स्किन पैचेस, लॉस ऑफ सेंसेशन, ग्रेडिंग, टेम्परेचर लॉस, टच लॉस, पेन लॉस और प्रेशर लॉस। क्लियर है? चलिएगा, हमने बात कर ली इसके लक्षणों को लेकर। अब बात करने वाले हैं हम इसके टाइप को लेकर, टाइप ऑफ लेप्रोसी। टाइप ऑफ लेप्रोसी, कितने प्रकार की लेप्रोसी होती हैं? टाइप ऑफ लेप्रोसी, तो देखिएगा 3 प्रकार की लेप्रोसी मुख्यतः मिलती हैं। सबसे पहला होता है
SSL सिंगल स्किन लीजन, एक लीजन है, सिंगल स्किन लीजन यानी बॉडी पर एक हाइपोपिगमेंटेड पैच बना है, केवल सिंगल पैच है, याद रखना है, सिंगल हाइपोपिगमेंटेड पैच, हाइपोपिगमेंटेड पैच। अगर एक पैच नजर आ रहा है इसका मतलब SSL हो गया, सिंगल स्किन लीजन। नंबर 2 इज PB, पोसीबैसिलरी, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, पोसीबैसिलरी, पॉसीबैसिलरी, पॉसीबैसिलरी। पॉसीबैसिलरी का मतलब 1 से लेकर 5 लीजन बनेंगे। कितने? 1 से लेकर 5 लीजन अगर बन रहे हैं तो हम उसे पॉसीबैसिलरी बोलते हैं। यानी कि 1 to 5, 1 से 5 हाइपोपिगमेंटेड पैच बनेंगे, हाइपोपिगमेंटेड पैच। अगर हाइपोपिगमेंटेड पेज की संख्या 1 से 5 के बीच में, 1 है तो वो और 1 से 5 के बीच में आ रही तो पोसीबैसिलरी कह देंगे। यहां पर कुछ और चीजें बताता हूं, यहां केवल ओनली 1 नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा। कितनी नर्व? एक नर्व का इन्वॉल्वमेंट यहां रहता है, सिंगल नर्व इन्वॉल्वमेंट। इसके अलावा स्किन लॉस हो, कंप्लीटली सेंसेशन लॉस हो जरूरी नहीं है, तो नो या पार्शियल लॉस हो सकता है, हल्का सा पार्शियल लॉस, नो या पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन। LOS का मतलब है लॉस ऑफ सेंसेशन, या तो होगा ही नहीं या बहुत कम, पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा आपको। पॉसीबैसिलरी की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा और आपको यहां नजर आना है, एक टेस्ट करते हैं, स्किन का टेस्ट होता है, स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट, वो नेगेटिव होता है, याद रखना यहां पर। तो आगे हम बात भी करेंगे। स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट, यह नेगेटिव होता है, यहां पॉजिटिव नहीं होगा। और इसके खुद के भी टाइप होते हैं, इस पॉसीबैसिलरी के भी टाइप हैं, और टाइप मिलते हैं 3। कितने टाइप मिलते हैं? 3 टाइप मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके टाइपों का जिक्र मैं यहां कर रहा हूं। पॉसीबैसिलरी के 3 टाइप होते हैं, ITB, एक ट्रिक है, ITB, पुलिस होती है ITB भी, उसे याद रखें, ITB। पहला है इनडिटरमिनेट लेप्रोसी। ये प्रारंभिक अवस्था है लेप्रोसी की, जिसमें बहुत ज्यादा लक्षण नजर नहीं आते हैं, इसलिए लिखा है इनडिटरमिनेट, जिसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। नंबर दूसरी आपका आता है इनडिटरमिनेट लेप्रोसी। दूसरा है ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी। और लास्ट है बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलोइड, तो कहने का मतलब आपके सामने मैंने टोटल 3 टाइप बताए हैं। हम बात कर रहे हैं लेप्रोसी के प्रकार के बारे में। आपके सामने मैंने लिखा है कि जो लेप्रोसी होती है, इस लेप्रोसी के 2 टाइप हमने डिस्कस किए हैं। पहला टाइप आपके सामने मैंने लिखा है सिंगल स्किन लीजन, उसमें एक लीजन आता है। दूसरा पॉसीबैसिलरी, 1 से 5 हाइपोपिगमेंटेड पेज नजर आ रहे हैं, केवल एक नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, नो या पार्शियल लॉस ऑफ स्किन सेंसेशन नजर आ सकता है, और जो स्किन टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा। टाइप इसकी बात करें तो 3 टाइप है, इनडिटरमिनेट लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी और बॉर्डरलाइन
ट्यूबरकुलॉइड। क्लियर है? चलिएगा, अब तीसरा टाइप बता रहा हूं मैं आपको। 3 प्रकार की ही होती है और तीसरे को बोलते हैं मल्टीबेसिलरी, एमबी, मल्टीबेसिलरी, मल्टीबेसिलरी, मल्टीबेसिलरी। मल्टीबेसिलरी जो आपका होता है, मल्टीबेसिलरी में अंतर देखिएगा पॉसीबेसिलरी और मल्टीबेसिलरी में। यहां मोर देन 1 नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, मोर देन 1 नर्व इन्वॉल्व, एक से ज्यादा नर्व का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो मल्टीबेसिलरी है यहां पर आपको स्किन का कंप्लीट लॉस देखने को मिल सकता है, तो पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ स्किन सेंसेशन, कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा। वहां नो या पार्शियल था, या पार्शियल और कंप्लीट हो गया। उसके अलावा यहां पर वो टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा, तो आप बोलोगे स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट कैसा हो गया है, पॉजिटिव। वहां कैसा था, नेगेटिव। तो ये कुछ की डिफरेंस हो गए मल्टीबेसिलरी में। इसके अलावा हाइपोपिगमेंटेड पैच यहां कितने नजर आएंगे, वहां तो 1 से 5 थे, यहां पर हाइपोपिगमेंटेड पैच रहते हैं 5 से ज़्यादा। हाइपोपिगमेंटेड पैच जो आएंगे, हाइपोपिगमेंटेड पैच ये रहेंगे ग्रेटर देन 5, 5 से ज़्यादा हैं, 1 से 5 और 5 से ज़्यादा। चलिए इसके भी टाइप बता देते हैं। इसके भी 3 टाइप हैं। टाइप में सबसे पहले देखिएगा बॉर्डरलाइन, बॉर्डरलाइन टाइप किसकी बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ मल्टीबेसिलरी। जैसे हमने पॉसीबेसिलरी के टाइप पढ़े थे, वैसे ही हम मल्टीबेसिलरी के टाइप पढ़ रहे हैं। इसके भी वही 3 प्रकार आते हैं। सबसे पहला है बॉर्डरलाइन, 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 बॉर्डरलाइन। दूसरा बॉर्डरलाइन लैप्रोमेटस, बॉर्डरलाइन लैप्रोमेटस, बॉर्डरलाइन लैप्रोमेटस। और लास्ट है लैप्रोमेटस लैप्रोसी, लैप्रोमेटस लैप्रोसी, लैप्रोमेटस लैप्रोसी। यह जो अवस्था है यह सबसे डेंजर अवस्था होती है। सबसे डेंजर स्टेज लेप्रोसी की यही है, लैप्रोमेटस लैप्रोसी। याद रखना है, डेंजर स्टेज ऑफ लैप्रोसी। लैप्रोसी की सबसे डेंजर अवस्था कौन सी है, जवाब देंगे लैप्रोमेटस लैप्रोसी को। दूसरा एक और एमसीक्यू यहां से बनता है, बॉडी के सिक्रेशन में यहां बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाएगा, याद रखना है इस अवस्था में। क्लियर है? तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा बॉडी के सिक्रेशन में, बैक्टीरिया प्रेजेंट, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रेशंस, बॉडी सिक्रेशन इन दिस स्टेज। अगर इस अवस्था की आप बात करोगे लैप्रोमेटस लैप्रोसी की, तो इस अवस्था में बॉडी के सिक्रेशन में आपको क्या नजर आने लग जाएंगे, बैक्टीरिया। इसीलिए मैंने लिखाया था स्टार्टिंग में कि जब आप बात करने वाले हो किसको लेकर, बोले तो आपकी ब्रेस्ट मिल्क और प्लेसेंटल जब चेंजेस बताया था, तो मैंने कहा था कि यह केवल उन्हीं लोगों में मिलेगा जहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, जहां आपको पर्टिकुलर कंडीशन नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा आपका सिक्रेशन है, उसमें बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं, और वह अवस्था लैप्रोमेटस लैप्रोसी है। मल्टीबेसिलरी देखिएगा, मोर देन 1 नर्व इन्वॉल्व, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशंस, स्लिट स्किन स्मेयर टेस्ट पॉजिटिव है, हाइपोपिगमेंटेड पैचों की संख्या 5 से ज्यादा है। 3 प्रकार हैं, बॉर्डरलाइन, बॉर्डरलाइन, बॉर्डरलाइन लैप्रोमेटस और लैप्रोमेटस लैप्रोसी। डेंजर होती है लैप्रोमेटस लैप्रोसी, और यहां पर बैक्टीरिया उसके बॉडी के सिक्रेशन में भी पाए जाएंगे।
टाइप खत्म होते हैं, 3 प्रकार बताए, सिंगल स्किन लीजन, पॉसिबेसिलरी, मल्टीबेसिलरी, एक से 5, 5 से ज़्यादा। क्लियर है? पॉसिबेसिलरी और मल्टीबेसिलरी में कुछ सामान्य अंतर, एक नर्व इन्वॉल्व है, पॉसिबेसिलरी में एक ज़्यादा नर्व इन्वॉल्व, मल्टीबेसिलरी में नो या पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन पॉसिबेसिलरी में, और पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन मल्टीबेसिलरी में। जो स्किन टेस्ट है वो नेगेटिव है पॉसिबेसिलरी में, पॉजिटिव है मल्टीबेसिलरी में। दोनों के प्रकार 3 टाइप दोनों के हैं। पहली में आईटीबी और दूसरी में हमने आईटीबी में इन डिटर्मिनेट लेप्रोसी, दूसरी में ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी, और तीसरी आपको हमने पढ़ाया है इसमें आईटीबीपी, आईटीबी, बी बोले तो बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस। क्लियर है? और दूसरा जो प्रकार है मल्टीबेसिलरी, उसमें 3 है, बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस और लेप्रोमेटस लेप्रोसी। क्लियर? चलिएगा अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन पर, आ जाते हैं सीधे ही। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, भाई बीमारी हो गई, डायग्नोस कैसे करोगे? तो करना पड़ेगा डायग्नोस। डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो आप लक्षणों के आधार पर कर लीजिएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है लक्षणों के आधार पर उस बीमारी का पता लगाना। यह कर सकते हैं आप। और 3 चीज मेन चेक करेंगे आप, 3 इंपॉर्टेंट साइन आप चेक करेंगे। क्या क्या है वो? पहला है हाइपोपिगमेंटेड पैचेस, हाइपोपिगमेंटेड स्किन पैच, बता चुके हम ये बात कि इसमें स्किन पैच नजर आते हैं, हाइपोपिगमेंटेड स्किन पैच नजर आ रहे हैं। नंबर 2 लॉस ऑफ सेंसेशन नजर आएगा। नंबर 3 पेरिफेरल नर्व थिकनिंग नजर आ सकती है, आएगी, जरूरी है। पेरिफेरल नर्व थिकनिंग, पेरिफेरल नर्व थिकनिंग, पेरिफेरल नर्व थिकनिंग नजर आएगी। उसका मतलब समझने की बात है, अगर ये 3 अवस्थाएं नजर आ रही हैं आपको, तो यह अपने आप में शो करेगा कि उसे लेप्रोसी है। तो क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं हाइपोपिगमेंटेड स्किन पैच देखकर, लॉस ऑफ सेंसेशन देखकर, और पेरिफेरल नर्व थिकनिंग को देखकर। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। लेकिन क्या अकेले के आधार पर ही करोगे? तो कुछ और भी कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट आपके सामने आया था, उसका नाम था स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट। यह जेड स्टेन से करते हैं, जील नैन्सन स्टेनिंग किसके द्वारा होता है? जेड एन स्टेन। यह बात हुई थी आपकी टीबी में भी, झील नैन्सन स्टेन और लॉन्स्टीन जेनसन कल्चर मीडिया बताया था वहां मैंने, वहीं से नाम आया है जेडन स्टेन, क्योंकि यह भी माइक्रोबैक्टीरियम, वह भी माइक्रोबैक्टीरियम, वह ट्यूबरक्लोसिस था, यह लैप्री है। जेडन स्टेनिंग करते हैं, याद रखना है। लेकिन ये सब में पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है, ये केवल उसी में मिलेगा जब बैक्टीरियल लोड ज्यादा होगा, याद रखना है। तो याद रखना है टेस्ट पॉजिटिव when bacterial load high, अगर बैक्टीरियल लोड ज्यादा है तो ही पता कर पाएंगे। तो जैसे मैं बोलूं पॉसिबेसिलरी, कौन सी बेसिलरी? पॉसिबेसिलरी जो टाइप पढ़ाया उसमें नॉट पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव नहीं होगा, इसी को हम पहले भी लिखे थे, वहां पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर मल्टीबेसिलरी है, कौन सी है? मल्टीबेसिलरी, तो यहां कैसा नजर आएगा? यह पॉजिटिव नजर आएगा। इसका मतलब इसका नेगेटिव आना और पॉजिटिव आना एक बात पर निर्भर करता है, और वह बात यह है कि इसका लोड कितना है। अगर लोड ज्यादा है तो पॉजिटिव और लोड कम है तो नेगेटिव। जैसे पॉसिबेसिलरी में नेगेटिव आ रहा है और मल्टीबेसिलरी में पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है? पॉसिबेसिलरी में ये नॉट पॉजिटिव का मतलब समझ जाना कैसी बात हो रही है, नेगेटिव। बात एक ही है, कान को चाहे सीधा पकड़ो चाहे उल्टा, पॉजिटिव नहीं है इसका मतलब नेगेटिव है। क्लियर? तो यह टेस्ट हो गया आपका। दूसरा टेस्ट
पहला डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया किसके आधार पर था, लक्षणों के आधार पर। दूसरा आपने आपका स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट कर लिया। तीसरा एक टेस्ट और करते हैं, लैप्रोमीन टेस्ट। लैप्रोमाइन टेस्ट यह बैक्टीरिया की सेंसिटिविटी को दिखाता है। क्या इंडिकेट करता है, तो बैक्टीरियल सेंसिटिविटी। तो यह इंडिकेट करता है, इंडिकेट बैक्टीरियल सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है। बैक्टीरियल सेंसिटिविटी को इंडिकेट करने वाला लैप्रोमीन टेस्ट है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या होता है इसमें। तो इसमें हम जो डोज काम में लेंगे वह होता है 0.1 ml। 0.1 ml लैप्रोमीन एंटीजन काम में लिया जाता है। लैप्रोमाइन एंटीजन, कौन सा एंटीजन एंटर करवाओगे, लैप्रोमाइन एंटीजन। इसका दूसरा नाम होता है धर्मेंद्र एंटीजन। इसी को बोलते हैं धर्मेंद्र एंटीजन। धर्मेंद्र एंटीजन, इसी एंटीजन का दूसरा नाम होता है धर्मेंद्र एंटीजन। किसको, लैप्रोमीन एंटीजन का ही नाम है धर्मेंद्र एंटीजन। इसे कितना अमाउंट बताया, 0.1 ml। चलिएगा 0.1 ml आ गया तो एक बात तो तुम समझ ही गए होगे, रूट कैसा होगा, तो इंट्राडर्मली हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, यह भी इंट्राडर्मल रूट से। और साइट कौन सी हो जाएगी, तो वही बताना है, फोर आर्म में आप इसे इंसर्ट करेंगे। वही रेडनेस चेक करी जाएगी जैसे हम चेक कर रहे थे आपकी कौन से वाले के अंदर, बोले तो मॉन्टेक्स टेस्ट में। चलिए इसका भी रिजल्ट बताते हैं। इसमें दो प्रकार के रिजल्ट आते हैं, एक तो इमीडिएट रिजल्ट आता है 48 घंटे में, और एक रिजल्ट आता है 21 दिन पर, बोले तो 4 सप्ताह पर। तो एक रिजल्ट तो आपका आता है विथ इन 48 आवर, पहला तो, और एक रिजल्ट आता है आफ्टर 4 वीक। 4 वीक बोले तो 4 वीक नहीं लिखना है आपको, लिखना है सॉरी आफ्टर 21 डेज, 21 दिन, 3 सप्ताह हो गए, मतलब आफ्टर 21 डेज। तो एक तो रिएक्शन आपको चेक करनी है इसकी 21 दिन पर, और एक चेक करनी है 48 घंटे में। क्लियर है। इस रिएक्शन को अलग अलग नामों से भी जानते हैं। याद रखना ये वाली जो रिएक्शन है ये डिलेड रिएक्शन है, बाद में आ रही है भाई, तो यह डिलेड रिएक्शन कहलाएगी। और इसी का नाम है मिट सुधा रिएक्शन, इसे बोलते हैं मिट सुधा रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है मिट सुधा रिएक्शन। देखिएगा क्या क्या बातें मैंने की है टेस्ट को लेकर। लैप्रोमीन टेस्ट, इस टेस्ट का नाम मैंने बताया लैप्रोमीन टेस्ट है। लैप्रोमीन टेस्ट जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस टेस्ट के अंदर बैक्टीरियल सेंसिटिविटी चेक कर रहे हैं। लैप्रोमीन एंटीजन जिसका नाम धर्मेंद्र एंटीजन भी है, धर्मेंद्र एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। और इंटरडर्मल रूट 4 आर्म में लगाएंगे। 2 रिएक्शन हो रही है, 21 दिन पर रिएक्शन हो रही है, और एक रिएक्शन आपकी हो रही है 48 आवर में। जो 21 दिन पर हो रही है उसे मिट सुधा रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरी रिएक्शन है उसे हम बोलते हैं फर्नांडिज रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फर्नांडिज रिएक्शन। क्लियर है। तो याद रखना है दोनों का नाम भी, इस रिएक्शन को बोलते हैं अर्ली रिएक्शन या फर्नांडिज रिएक्शन। क्या बोलेंगे, अर्ली रिएक्शन या फर्नांडिज रिएक्शन। अर्ली रिएक्शन या फर्नांडिज रिएक्शन। फर्नांडिज रिएक्शन,
इस रिएक्शन का नाम है फर्नांडीज रिएक्शन, उसका नाम था मित्सुदा रिएक्शन। यहां पर जो इंड्यूरेशन है, रेडनेस है, वो भी अलग अलग आती है, ध्यान रखना है। यहां पर जो रेडनेस नजर आएगी, बोले तो इंड्यूरेशन जो नजर आएगा यह 10 mm से ज्यादा होता है, और यहां जो रेडनेस नजर आएगी यह ग्रेटर देन 5 mm होता है। तो यह आपका लैप्रोमीन टेस्ट हो गया। लैप्रोमीन टेस्ट में रिएक्शंस पे ध्यान रखना है। रिजल्ट में दो, एक तो विद इन 48 आवर, एक आफ्टर 21 डेज करते हैं। ये अर्ली रिएक्शन है, ये डिलेड रिएक्शन है। अर्ली रिएक्शन को हम नाम देते हैं फर्नांडीज रिएक्शन, और डिलेड रिएक्शन का नाम है मित्सुदा रिएक्शन। इसमें रेडनेस 10 mm की और इसमें रेडनेस 5 mm की देखी जाती है। क्लियर है? चलिएगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी खत्म होते हैं, इलाज पर आ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट करने की बात आएगी। इलाज देखिएगा, क्या क्या ट्रीटमेंट आपको करना है। ट्रीटमेंट पोर्शन में हम सबसे पहले बात करें तो कुछ डेट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 1950 में एक थेरेपी आई थी, और उस समय था मोनो ड्रग थेरेपी स्टार्ट हुई। कौन सी थेरेपी? मोनो ड्रग। मोनो मतलब एक ड्रग, मोनो ड्रग थेरेपी। मोनो ड्रग थेरेपी स्टार्ट। अब मोनो ड्रग में ड्रग कौन सी थी? तो याद रखना, उस ड्रग का नाम था डेप्सोन। कौन सी थी? डेप्सोन। डेप्सोन को डीडीएस के नाम से भी जानते हैं। डेप्सोन बोले तो डीडीएस, डेप्सोन बोले तो डीडीएस। डीडीएस का मतलब है डाईअमाइनो डाईफिनाइल सल्फोन, डीडीएस। डेप्सोन जो थी वह 1950 में चालू हुई। फिर 1955 में प्रोग्राम आया नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब? 55 में। मोनोड्रग थेरेपी कब? 50 में। फिर 82 के अंदर एमडीटी आ गया, मल्टी ड्रग थेरेपी स्टार्ट कर दी गई थी, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो गया था। तो याद रखना है, मल्टी ड्रग थेरेपी स्टार्ट हुई। मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी स्टार्ट। मल्टी ड्रग थेरेपी स्टार्ट हो गई थी। मल्टी ड्रग थेरेपी शुरू हुई। क्यों स्टार्ट हुई? याद रखना है, बिकॉज मोनो ड्रग थेरेपी क्या खोज कर देने लगी थी? खोज रेजिस्टेंस। एक दवाई ले रहे थे और उस दवाई से रेजिस्टेंस डेवलप होने लग गया। इसके लिए हमने एमडीटी चालू कर दी, बोले तो मल्टी ड्रग थेरेपी। क्वेश्चन आता है, बताओ मल्टी ड्रग थेरेपी किस में काम में ली जाती है? लेप्रोसी में। सीएचओ का सवाल है ये। लेप्रोसी में लेते हैं एमडीटी, बोले मल्टी ड्रग थेरेपी। कौन कौन सी ड्रग आती है एमडीटी में? देख लीजिएगा, नाम बता रहा हूं। मल्टी ड्रग थेरेपी में जो दवाइयां आती हैं उसमें एक है रिफाम्पिसिन। कौन सी है? रिफाम्पिसिन, जिसका जिक्र हम टीबी में भी कर चुके हैं। दूसरी है क्लोफाजीमाइन, जिसका नाम भी ले चुके हैं, क्लोफाजीमाइन एंटीट्यूबरकुलर ड्रग थी, सेकेंड लाइन। और डेप्सोन, ये सारी की सारी रिफाम्पिसिन, क्लोफाजीमाइन और डेप्सोन क्या है? ये एमडीटी की दवाइयां हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी की दवाइयां होती हैं। क्लियर है? एक डेट और आपके सामने, एक साल बाद ही, बोले तो 83 में, 1983 में
नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम आ गया, एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो ये कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स थे, 50, 55, 82 और 83। क्लियर है? पहले प्रोग्राम्स जो आए हैं वो सारे प्रोग्राम मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं इनके इलाज को लेकर। क्लियर है? एक एक का इलाज हम पढ़ेंगे और आपका जो इलाज होगा इसमें आपकी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ SSL का, ट्रीटमेंट ऑफ सिंगल स्किन लीजन। सबसे पहले यही प्रकार था, तो इसके लिए हम इलाज में काम में लेते हैं, ट्रिक याद रखना है, रोम, ROM लेते हैं भाई, रोम। 3 दवाई काम में ली जाएंगी, रोम, रिफाम्पिसिन काम में लेते हैं और ऑफ्लोक्सासिन रिफाम्पिसिन, ऑफ्लोक्सासिन काम में लेते हैं। और इनकी डोज भी आती है पर्टिकुलरली आपकी जो रिफाम्पिसिन है, याद रखना, जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे आपने पढ़ा है वैसे ही इनका इलाज चलेगा। जैसे सिंगल स्किन लीजन का इलाज पर्टिकुलर चलेगा और आपका जो आगे वाली आएंगी उनका अलग चलेगा। क्लियर है? तो रिफाम्पिसिन, ऑफ्लोक्सासिन, एक मोनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन के नाम पर आती है, मोनोसाइक्लिन। इनकी डोज भी मैं बता रहा हूं आपको। आपकी रिफाम्पिसिन 600 mg, हर जगह यही काम आएगी, इसमें पूरी लेप्रोसी में 600 mg चलती है। मोनोसाइक्लिन 100 mg चलती है और ऑफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है 400 mg। ये तो किसका इलाज कर दिया तुमने भाई? SSL का, सिंगल स्किन लीजन का। अब पॉसीबेसिलरी का आए इलाज पर। फिर दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ पॉसीबेसिलरी, ट्रीटमेंट ऑफ पॉसीबेसिलरी का इलाज देखिएगा, ड्यूरेशन 6 महीने। कितने दिन इसका इलाज चलेगा? 6 महीने, 6 मंथ तक ये दी जाएंगी। दवाइयां देखिए क्या क्या दे रहे हैं। सबसे पहले रिफाम्पिसिन दे रहे हैं, 600 mg देंगे। लेकिन याद रखना ये दवाई कैसी दी जाएगी? वंस ए मंथ, महीने में एक बार दी जाती है ये। इसको एक ट्रिक से भी बोलते हैं, आगे नाम डायरेक्ट लिखूंगा, वंस ए मंथ सुपरवाइज्ड। हमारे सामने रिफाम्पिसिन दे रहे हैं, वंस ए मंथ सुपरवाइज्ड। तो इसका स्लोगन हो गया, देखो, OAMS, मतलब वंस ए मंथ सुपरवाइज्ड। महीने में एक बार लेगा रिफाम्पिसिन, मतलब टोटल कितनी गोलियां होंगी? 6 महीने, हर महीने की 1 तारीख को एक रिफाम्पिसिन दी जाएगी, 600 mg, महीने में केवल एक बार दी जाएगी। क्लियर? और दूसरी जो दवाई होगी वह है डेप्सोन होगी, डेप्सोन। दूसरी है डेप्सोन, यह डेली ली जाएगी 100 mg डेली, रोज। तो एक गोली तो रोज लेनी है, वह डेप्सोन है। यानी डेप्सोन तो पूरे 6 के 6 महीने देनी है और रिफाम्पिसिन महीने के पहले दिन दी जाएगी केवल। क्लियर है? 600 mg। ये दवाइयां किस में काम में ले रहे हैं हम भाई साहब? पॉसीबेसिलरी में। चलो इलाज करते हैं मल्टीबेसिलरी का। तो ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीबेसिलरी, 3 दवाइयां काम आएंगी इसमें। ड्यूरेशन है इसकी 12 महीने। कितने दिन चलेगा इलाज? 12 मंथ, 12 महीने इलाज चलेगा, 12 महीने चलेगी टोटल दवाइयां। अब इसमें देखो वही सेम दवाइयां हैं, रिफाम्पिसिन, पहली दवाई है रिफाम्पिसिन। अब यहां मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं उसकी, जो पहले लिखा है, वंस ए मंथ सुपरवाइज्ड, महीने में एक बार ली जाएगी। कितना mg भाई साहब? वही 600 mg, कोई बदलाव नहीं है, सब में 600 mg चल रही है रिफाम्पिसिन। दूसरी फिर
डेप्सोन 100 mg डेली। मतलब ये दोनों दवाइयां तो बिल्कुल समान हो गई उसके ही, जो पॉसिबेसिलरी का इलाज था वही इसमें हो गया। अब यहां क्या चीज जुड़ेगी वो देखो, इसमें क्लोफाजिमाइन भी जोड़ते हैं। क्या जोड़ेंगे? क्लोफाजिमाइन। क्लियर है? देखो क्लोफाजिमाइन, क्लोफाजिमाइन की 2 डोज लगती है यहाँ। एक डोज तो लगेगी 300 mg 300 mg, या 300 mg की डोज महीने में एक बार लगेगी। तो आप बोलोगे वंस ए मंथ सुपरवाइज्ड, मतलब महीने में एक बार तो आप 300 mg दो पहले दिन तो, लेकिन उसके बाद में 50 mg डेली देना है रोज। दिस इज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ, सभी का बता दिया मैंने, तीनों का। एक बार देख लीजिएगा आप, 1 बाय 1 आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। सबसे पहला है सिंगल स्किन लीजन का इलाज। किसका है? सिंगल स्किन लीजन का इलाज आपके सामने मैंने रखा है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सिंगल स्किन लीजन के बाद में आपका बात करते हैं रिफाम्बिसिन जो आपकी आती है वो दी जाएगी, ओफ्लोक्सासिन और मोनोसाइक्लिन। फिर पॉसिबेसिलरी का इलाज है, ड्यूरेशन 6 मंथ, और रिफाम्बिसिन की 600 mg दे रहे हैं। 600 mg कैसे? तो वंस ए मंथ सुपरवाइज्ड दी जाएगी। डेप्सोन 100 mg डेली दी जाएगी। मतलब डेप्सोन याद रखना, डी फॉर डेली, और रिफाम्बिसिन महीने में एक बार दी जाती है। सभी में महीने में एक बार ही दे रहे हैं रिफाम्बिसिन को। मल्टीबेसिलरी 12 महीने, रिफाम्बिसिन महीने में एक बार, डेप्सोन डेली। क्लोफाजिमिन एक डोज तो 300 mg वाली तो महीने में एक बार और 50 mg डेली दी जा रही है। क्लियर है? अब एक बात याद रखना है, एक तो एडिक्वेट ट्रीटमेंट होता है, एक रेगुलर ट्रीटमेंट होता है। एडिक्वेट ट्रीटमेंट, एडिक्वेट ट्रीटमेंट, और एक ट्रीटमेंट होता है रेगुलर ट्रीटमेंट। इन दोनों को भी समझिएगा, कई बार आपको क्वेश्चन मिल सकता है इनकी ड्यूरेशन को लेकर। रेगुलर ट्रीटमेंट, एडिक्वेट ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कि आप जो इलाज ले रहे हैं उसमें पॉसिबेसिलरी का जो इलाज चलेगा वो होना चाहिए नॉट मोर देन 9 मंथ, 9 महीने से ज्यादा नहीं लेना है। हालांकि वैसे तो 6 महीने लिखा है, लेकिन 9 महीने ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी व्यवस्था में। और मल्टीबेसिलरी का इलाज 1 साल बताया है, लेकिन यह नॉट मोर देन कितने महीने से ज्यादा नहीं जाना चाहिए? 18 महीने से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यह एडिक्वेट ट्रीटमेंट हो गया। पीबी के लिए 9 महीने, मल्टीबेसिलरी के लिए 18 महीने। एक बात होती है रेगुलर ट्रीटमेंट की, इसमें पूरा इलाज नहीं, मिनिमम इलाज का जिक्र किया गया है। इसका मतलब है कि 2/3 ऑफ टोटल ट्रीटमेंट, जो आप टोटल इलाज लोगे उसका 2/3, 2/3 भाग मिनिमम की बात हो रही है। कम से कम इतना तो लो ही, ताकि आप दूसरों को तो नहीं फैला सको, बाकी पूरा लो तो अच्छी बात है। 2/3 ऑफ टोटल ट्रीटमेंट मिनिमम कितना समय में होना चाहिए? तो पॉसिबेसिलरी 4 और मल्टीबेसिलरी 8 महीने। क्लियर है? 4 मंथ और 8 मंथ, ये आपका रेगुलर ट्रीटमेंट। तो दोनों को अलग अलग याद रखना है। सर्वाधिक समय 9 महीने और 18 महीने, और मिनिमम टाइम 4 महीने और 8 महीने। पीबी के लिए 4 महीने और मल्टी के लिए 8 महीने का समय रखा गया है। यह सब कुछ आपका इससे रिलेटेड हो गया, बोले तो इलाज से रिलेटेड। अब बात करें हम कॉम्प्लिकेशन को लेकर, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? तो इसका एक कॉम्प्लिकेशन मिल सकता है डिसेबिलिटी, अक्षमता। डिसेबिलिटी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है लेप्रोसी का। सभी में नहीं होता है भाई, 10 से लेकर 15% केस में ही नजर आता है डिसेबिलिटी। बीमारी किस में कन्वर्ट हो गई? डिसेबिलिटी में, असमर्थता में। कई बार लेप्रोसी के बाद में लकवा, पैरालिसिस जैसे आ जाते हैं, तो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। एक और टेक्निक नई आई है, न्यू टेक्निक है, और उसे भी हम बताना चाहेंगे इसमें, और वह है आपकी डोर, DORS, डोर्स। डॉट्स नहीं है, डॉट्स। डायरेक्ट ऑब्जर्व
डायरेक्ट ऑब्जर्व रिफाम्बिसिन सुपरवाइज्ड। क्लियर है? डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड रिफाम्बिसिन सुपरवाइज्ड। डायरेक्ट ऑब्जर्व रिफाम्बिसिन सुपरवाइज्ड। इसमें क्या क्या चीजें आती देखो, क्या है ये पहले तो ये समझिएगा। यह उन लोगों के लिए है जो लेप्रोसी के मरीज के संपर्क में आ गए, उनके लिए है। तो याद रखना है किसके लिए है, तो फॉर पर्सन हु कम कॉन्टैक्ट, हु केम इन कॉन्टैक्ट ऑफ लेप्रोसी मरीज, कॉन्टैक्ट ऑफ लेप्रोसी पेशेंट। जो व्यक्ति लेप्रोसी के मरीज के संपर्क में आ गया उसके लिए डोर्स देते हैं। अब इसमें दी तो एक ही दवाई जाएगी, रिफाम्बिसिन ही, लेकिन जो समय अवधि है, जो ड्यूरेशन है, जो क्राइटेरिया है वो बताता हूं पहले तो। अब कितने समय में आना चाहिए, क्या है ये देखो क्राइटेरिया इसका। क्राइटेरिया में 3 मंथ की ड्यूरेशन है, मतलब कॉन्टैक्ट विथ 3 मंथ। कितने महीने कांटेक्ट में आना चाहिए? 3 महीने इन ए ईयर। 1 साल में 3 महीने वो कांटेक्ट में आया हो तभी दी जाएगी। फिर दूसरी बात, 20 घंटे पर वीक एक्सपोजर हुआ हो, मतलब एक व्यक्ति 1 साल गुजरी उसमें 3 महीने संपर्क में आया, किसके? लेप्रोसी वाले मरीज के, और उसमें भी 1 सप्ताह में कितने घंटे का एक्सपोजर होना चाहिए? कम से कम 20 घंटे का एक्सपोजर होना चाहिए, तब आप ये दवाई दोगे, वरना दवाई देने की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा, किस में नहीं देनी चाहिए ये भी देखो, किस में नहीं देना है, ये दवाई देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो कौन कौन से व्यक्ति होंगे इसमें नहीं देंगे? तो इसमें हो सकता है एक व्यक्ति तो जैसे प्रेग्नेंट फीमेल नहीं देंगे। प्रेग्नेंट फीमेल में एक बालक चाइल्ड लेस देन 2 ईयर, इसमें नहीं देंगे। एक व्यक्ति जो ऑलरेडी रिफाम्बिसिन ले रहा हो या लेप्रोसी का मरीज हो तो भी मत लेना, लेप्रोसी का पेशेंट इसमें नहीं देंगे। और पर्सन ऑलरेडी टेक रिफाम्बिसिन, अगर वो ऑलरेडी रिफाम्बिसिन ले रहा है तो भी आगे एक्स्ट्रा डोज देने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा क्या क्या बातें हमने करी हैं। एक कंडीशन मैंने बताई आपके सामने, कॉम्प्लिकेशन से हमने शुरू किया। मैंने बोला कॉम्प्लिकेशन जो होता है वह है इसका क्या है? डिसेबिलिटी। क्या है भाई? डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी के अंदर आता है आपका जो इसमें 10 से 15%। दूसरा है डोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व रिफाम्बिसिन सुपरवाइज्ड। इसमें हम कांटेक्ट वाले मरीजों के लिए दे रहे हैं, 3 महीने कांटेक्ट में आना चाहिए, 20 घंटे से ज्यादा पर सप्ताह में कांटेक्ट में होना चाहिए तभी दी जाएगी। उसके अलावा किस में नहीं देंगे ये बताया। अब रिफाम्बिसिन की डोज का कैलकुलेशन भी यहां करते हैं। डोज के 3 क्राइटेरिया हैं, 600 mg, 450 mg और 10 से 15 mg। और एज का जो वेट है उसके हिसाब से देते हैं 20 किलो, 20 से 30 किलो और 35 किलो। तो आपके इस क्राइटेरिया के आधार पर हम इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। क्लियर है? इस कैलकुलेशन के हिसाब से यहां दवाइयां दी जाती हैं। दवाइयों का जिक्र भी मैं आपको बता देता हूं। जो डोज आप दोगे वह सिंगल डोज है, सिंगल डोज ऑफ रिफाम्बिसिन, सिंगल डोज ऑफ रिफाम्बिसिन। एक डोज देते हैं भाई, एक ही दी जाएगी, सिंगल डोज ऑफ रिफाम्बिसिन। कैसे देंगे देखो, सिंगल डोज में आपको रिफाम्बिसिन देना है 600 mg, 400 mg और 10 से 15 mg। क्लियर है?
यह 35 किलो से ज़्यादा वजनी है तो देना है, 20 से 30 किलो वजनी है तो देना है ये वाली डोज, और 20 से कम किलो वजनी है तो ये डोज देनी है। दिस इज अबाउट द योर क्राइटेरिया ऑफ ए रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन का क्राइटेरिया आपके सामने मैंने रखा है, जिसमें हम रिफाम्पिसिन की डोजेस काम में ले रहे हैं। क्लियर है? इसी के साथ आपकी लेप्रोसी खत्म होती है। लेप्रोसी के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, नया क्राइटेरिया आपको मैंने बताया है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, डायरेक्टली ऑब्जर्व रिफाम्पिसिन सुपरवाइज्ड उनके लिए ले रहे हैं जो कांटेक्ट में है। जैसे मानो किसी को लेप्रोसी है, उसके संपर्क में आ गया, उसके लिए उसमें ड्यूरेशन 3 महीने, कांटेक्ट में आया हो 1 साल में, और 20 घंटे का एक्सपोजर पर वीक हो रहा हो, इसको देने की आवश्यकता ही नहीं है। एक डोज दी जाएगी 600, 450 और 10, सॉरी 450, ये 400 नहीं है, कितनी है, 450। क्लियर है? 450 mg, 600, 450, 10 से 15 mg। 20 से कम वजन है तो 10 से 15 mg देंगे एक डोज, 20 से 30 किलो का है तो 450 mg, और 35 किलो से ज्यादा है तो 600 mg की डोज दी जाएगी। क्लियर है? दिस इज अबाउट ओवरऑल द लेप्रोसी। खत्म होती है आपकी लेप्रोसी। क्या क्या चीजें हमने लेप्रोसी के बारे में पढ़ा है, एक बार क्विक रिव्यूज देख लीजिएगा। नाम मैंने बताया, सबसे पहले इसके 2 नाम होते हैं। लेप्रोसी का हैंसन डिजीज, क्योंकि हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने 1873 में से डिस्कवर किया था। दूसरा सोशल स्टिग्मा होता है, इसलिए सोशल डिजीज के नाम से जाना जाता है। फिर एजेंट पर हम आ गए थे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यह होता है। इसके बाद लेप्रोसी डे 30 जनवरी, और इंक्यूबेशन पीरियड बोले तो 3 से 5 साल, 10 साल तक का भी रह सकता है। फिर हम चले गए सीधा किस पॉइंट के ऊपर, तो हम दूसरे पॉइंट पर आ गए थे आपका, बोले तो यहां पर हमने डिस्कस किया सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। मल्टीबेसिलरी आप तो पढ़ चुके हो, तो मल्टीबेसिलरी मतलब ये व्यक्ति जिसमें इसकी बॉडी के सिक्रेशन में भी पाया जाएगा, तो वह लोग हैं जो इसको फैला सकते हैं। उनके नेजल सिक्रेशन में 10 से 20 लाख बैक्टीरिया मिल सकते हैं 1 ml में। बॉडी का सिक्रेशन स्पेशली लेप्रोमेटस लेप्रोसी, से डेंजर लेप्रोसी का नाम मैंने दिया। उसके बाद देखिएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट के द्वारा, डायरेक्ट स्किन टू कांटेक्ट हो सकता है, ट्रांसप्लांटेशन या ब्रेस्ट मिल्क, लेकिन किसमें, लेप्रोमेटस लेप्रोसी यानी डेंजर लेप्रोसी में। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स या जेनेटिकली बोले तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की भांति काम कर रहा है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लेप्रोसी जो है मुख्यतः किसे प्रभावित करती है, तो पेरिफेरल नर्व को प्रभावित यह करती है। फर्स्ट कंप्लेंट इसकी है हाइपोपिगमेंटेड स्किन पैचेस, लॉस ऑफ सेंसेशन, इसमें भी टेम्परेचर, टच और पेन का इसी क्रम में चेंजेस देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद पेरिफेरल नर्व थिकनिंग, लार्ज मैकुलोपेपुलर रेसेस नजर आते हैं। क्लियर है? उसके बाद टाइप भी हमने पर्टिकुलर बात की सभी के बारे में। सबसे पहले सिंगल स्किन लीजन, सिंगल स्किन लीजन, एक हाइपोपिगमेंटेड पैच नजर आ रहा है। दूसरा पॉसिबेसिलरी में 1 से 5 नजर आ रहे हैं। ओनली एक नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। स्किन स्मीयर टेस्ट नेगेटिव यहां पर है। इंटरमीडिएट इनडिटर्मिनेट ट्यूबरकुलोइड बॉर्डरलाइन, दूसरी वाली जो है उसमें एक ज्यादा नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन नजर आ रहा है। स्लिट स्कीमियर टेस्ट पॉजिटिव यहाँ है। हाइपोपिगमेंटेड पेज की संख्या 5 से ज्यादा है। यहाँ बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस और लेप्रोमेटस लेप्रोसी जो डेंजर वाली है बॉडी के सिक्रेशनों में भी देखी जाएगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लक्षणों के आधार पर कर लिया। एक स्लिट स्केयर टेस्ट करके देख लिया जो केवल मल्टीबेसिलरी में ही पॉजिटिव आएगा। फिर एक टेस्ट और पढ़ाया लेप्रोमिन टेस्ट बैक्टीरिया सेंसिटिविटी के लिए। यहाँ एंटीजन धर्मेंद्र एंटीजन, यहाँ लेप्रोमिन एंटीजन है। रिजल्ट 2 क्राइटेरिया है, एक है फर्नांडिज रिएक्शन और दूसरा है मिट्सुधा रिएक्शंस। उसके बाद हम इलाज पे चले गए। 50 के अंदर मोनोड्रग थेरेपी, 55 में लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, 82 में मल्टी ड्रग थेरेपी और 83 में लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम। पर्टिकुलर सबका रोम सबसे पहले सिंगल के लिए रिफाम्बिसिन, ऑफ्लोक्सासिन और मोनोसाइक्लिन, दूसरा रिफाम्बिसिन और डेप्सोन, और तीसरी में रिफाम्बिसिन, डेक्सोन और क्लोफाजिमिन। रिफाम्बिसिन हर जगह 600 mg महीने में एक बार ही काम आ रही है। एडुकेट ट्रीटमेंट 9 महीने और 18 महीने, रेगुलर ट्रीटमेंट जिसमें 2/3 काम में ले रहे हैं 4 और 8 महीने। उसके बाद नई चीज आपके सामने मैंने रखी है डिसेबिलिटी, एक इसका कॉम्प्लिकेशन। उसके अलावा डॉर्स डायरेक्टली ऑब्जर्व रिफाम्बिसिन सुपरवाइज्ड कॉन्टैक्ट वाले मरीजों के लिए 3 महीने एक्सपोजर हुआ हो उस मरीज से 1 साल में और 20 घंटे का एक्सपोजर हुआ हो पर सप्ताह। प्रेगनेंसी में नहीं देना,
2 साल छोटे बच्चों में नहीं देना, लेप्रोसी वाले मरीज में नहीं देना है। और सिंगल डोज ऑफ रिफाम्बिसिन 600 mg 450, 10 से 15 mg, 20 किलो से कम है तो 10 से 15, 20 से 30 के बीच में है तो 450 और 35 से ज़्यादा है तो 600 mg होगा। क्लियर है? इसी के साथ यह बीमारी भी खत्म होती है। बोले तो हैंसन डिजीज इसका दी एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2 कम डिजीज के साथ में, और डिजीज का नाम रहने वाला प्लेग और दूसरी डिजीज है वर्म इन्फेक्शंस। इन दोनों को लेकर हम अगली क्लास में आएंगे। आज की क्लास में इतना ही।